नमस्कार दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध लेखन पर चर्चा करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आने वाले समयों में भी जिन बच्चों को निबंध लिखना नहीं आता है या निबंध कैसे लिखें, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लिया है जो रेलिवेंट हैं, जो प्रासंगिक हैं, जो इस समय चल रहे हैं और उससे काफ़ी संभावना है कि इस बोर्ड एग्ज़ाम में इन टॉपिकों में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। हमने टॉपिक रखा है कोरोना वायरस, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं समाधान, आतंकवाद समस्याओं समाधान, भारत में बेरोजगारी समस्याओं समाधान, यातायात नियम दुर्घटना से देर भली, नैतिकता का पतन मानवता का पतन, समय मूल्यवान है, पर्यटन का महत्व, जनसंख्या वृद्धि समस्याओं समाधान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, नारी शक्ति मिशन शक्ति, नारी स्वावलंबन। इन सब महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि निबंध लिखते कैसे हैं। तो जिन बच्चों को निबंध अभी शुरुआती दौर में अभी निबंध लिखना नहीं जानते हैं तो वो समझ लें कि निबंध लिखते कैसे हैं। किसी भी निबंध के लिए जो परीक्षक होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो तीन चीज़ों को आपके निबंध में देखता है। एक तो आपकी स्वच्छ राइटिंग, दूसरा आपके उसमें क्या फैक्ट आपने दिए हैं, क्या तथ्य आपने दिए हैं, विषय वस्तु से हटकर तो नहीं लिख रहे हैं, और तीसरा कि आपका जो उसका निबंध का मोटो है कि ऊपर एक प्रस्तावना टाइप का रहेगा, बीच में उसकी विषय वस्तु रहेगी और अंत में उसका उपसंहार रहेगा। तो उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए ये एक ग्राफ है। ग्राफ में ऊपर वाला पार्ट हम प्रस्तावना के लिए ले लेते हैं, नीचे वाला पार्ट हम उपसंहार के लिए लेते हैं और बीच वाला ये विषय वस्तु का रहता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जिस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है उसकी एक 4-6 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन की जिस तरह का टाइम ड्यूरेशन आपको एग्जाम में मिला हुआ है और जिसने मार्क का निबंध है उस हिसाब से एक प्रस्तावना लिखेंगे 4-6 लाइन का। उसके बाद उस टॉपिक पर विषय वस्तु में कई सारी हेडिंग आप बना सकते हैं और लास्ट में उसका जो विषय वस्तु में आपने जो मटेरियल दिया है, जो तथ्य दिया है, जो फैक्ट दिया है, जो सूचनाएं दी हैं, जो आपके विचार हैं, उनका आप जिस्ट लास्ट में लिख देंगे। तो ये कंक्लूजन होता है लास्ट में और ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। जैसा कि इंट्रोडक्शन शब्द से ही आप परिचित हो गए कि परिचित कराना उस विषय से, उस टॉपिक से। एग्जामिनर को परिचित करा रहे हैं हम कि इस टॉपिक में, इस विषय पर ये इसका इंट्रोडक्शन, एक शुरुआती परिचय, जैसे इंट्रोडक्शन व्यक्ति का कराया जाता है उसे टॉपिक का इंट्रोडक्शन कराते हैं। विषय वस्तु ये पूरी बॉडी है उसकी, किसी भी ऐसे की, किसी भी निबंध की। इसमें बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसा समय है और जैसा टॉपिक है उस हिसाब से आप हेडिंग डालते जाएंगे और उसको लिखते हुए चले जाएंगे। तो किसी एक निबंध पर हम चर्चा करते हैं तब समझते हैं कि प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, विषय वस्तु कैसे लिखेंगे और उपसंहार कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम जो सबसे रिलेवेंट टॉपिक है, जो विगत 2-3 वर्षों से चल रहा है, उस पर पहले हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं। निबंध कुल मिला के व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच के साथ साथ फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। यानी आपकी अपनी सोच उस विषय वस्तु के बारे में जो है वो तो रहेगा, साथ में कुछ सही आंकड़े, कुछ सही तथ्य और भविष्य के लिए मार्गदर्शन, समाज को आप अपनी बात से क्या बताना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों का हम निबंध में समावेश करते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। पहला टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, इस विषय पर सपोज करिए आपको निबंध लिखने के लिए आ गया कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए। विषय आपका कोरोना वायरस हो सकता है, विषय आपका हो सकता है लॉकडाउन का समय हो सकता है, विषय आपका कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान, विषय आपका कोरोना वायरस से बचाव, विषय आपका कोरोना वायरस भविष्य के लिए क्या चुनौतियां हमको दे के गया, क्या सीख दे के गया, इन तमाम चीज़ों को आप इसमें समाहित कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने निबंध के टॉपिक में बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। क्या लिखते हैं मानवी, प्रस्तावना। और अंत में क्या लिखते हैं स्नेहा,
निबंध में लास्ट में क्या लिखते हैं? उपसंहार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्लूजन। और तुम बताओ आस्तेश, बीच वाले पार्ट में क्या लिखते हैं? विषय वस्तु, यानी उसकी पूरी बॉडी के बारे में हम निबंध लिखते हैं। तो कोरोना वायरस पर हम अगर प्रस्तावना का हेडिंग डाल दिए, पहले काम किया हमने कि कोरोना वायरस, हमको 4 टॉपिक अगर मिला है, हमको कोरोना वायरस पर अच्छी जानकारी है, इस पर हमको निबंध लिखना है, तो हमने यहाँ प्रस्तावना का हेडिंग डाल दिया। हमने दिमाग में बैठा लिया कि हमको क्या लिखना है, तो हम शुरुआत कैसे करें। तो कोरोना वायरस का प्रस्तावना का अगर शुरुआत करना है तो हमको ध्यान देना होगा कि कोरोना वायरस भारत में कब आया। तो कोरोना वायरस भारत में कब आया? तो भारत में फरवरी और मार्च 2020 में कोरोना वायरस भारत में आया। लेकिन इसका नाम क्या था? कोविड-19। अभी भी इसका सर्च करेंगे आप तो क्या नाम आता है? कोविड-19। यानी 2019 में 2019 में यह वायरस किसी न किसी देश में आ चुका था, जिसके कारण इसका नाम कोविड-19 पड़ गया। और इंडिया में कब आया? फरवरी में। तो कोविड-19 कोरोना से ही कोविड-19 बना। तो कोविड-19 का मतलब कि 2019 में कोरोना वायरस आ गया। तो हमको दिमाग दौड़ाना है कि 2019 में कहाँ आ गया। तो हम समाचार पत्रों में देखते रहते हैं, टीवी में, न्यूज में देखते रहा, तमाम स्रोतों से हमने जानकारी हासिल की कि कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में आया। तो चलो, कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में आया 2019 में। और चीन में विश्व के जिन देशों के लोग भी वहाँ सेवा दे रहे थे, नौकरी कर रहे थे, किसी भी पर्पज से पर्यटन के रूप में गए हुए थे, वो जब अपने देशों को लौटे तो उनको ये नहीं जानकारी थी कि हमारे अंदर कोरोना वायरस आ चुके हैं, और वो इसको सिंपल बुखार समझकर इंडिया में आ गए और उनके अपने घरों को संक्रमित किए, अपने मिलने जुलने वाले लोगों को संक्रमित किए, और इस तरह से संक्रमण फैलता गया और काफ़ी संख्या में, इंडिया में लाखों की तादाद में लोग इसके शिकार हो गए। उसी तरह से जैसा भारत शिकार हुआ, विश्व के लगभग 180 देशों में, विश्व में 206 देश हैं, तो 180 देशों में कोरोना वायरस पहुंच चुका था और वहां पर एक महामारी का रूप ले लिया। तो हम यहाँ प्रस्तावना कैसे लिखेंगे कि कोरोना वायरस एक ऐसी वायरस फैलने वाली संक्रमण बीमारी है जो चीन से प्रारंभ होकर और चीन में काम करने वाले विश्व के अनेक देशों के लोग या पर्यटक जो वहां गए थे, अपने देशों में जब लौटे तो उन कोरोना वायरस को अपने साथ लेके चले आए जाने अनजाने में, और अपने देश में मित्र, सगे संबंधियों, अपने घर परिवारों के लोगों के तक वो कोरोना वायरस का पहुंच हो गया। और पहुंच के बाद काफ़ी संख्या में कोरोना वायरस फैल गया। पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। सारे देशों की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया, जिससे काफ़ी लोगों के रोजगार चले गए, नौकरियां चली गई, और उस लॉकडाउन के अंतर्गत लोग काफ़ी असहज की स्थिति में आ गए। और देखते देखते विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों ने, जो विकसित देश हैं, उन्होंने इसके बचाव के लिए वैक्सीन की खोज प्रारंभ कर दी, और उन चिकित्सकों, उन साइंटिस्टों द्वारा इसका वैक्सीन खोजा गया। अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन खोजा गया। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप निबंध में लिखेंगे। ये हमारा लेक्चर नहीं है, ये प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी 2 तरह के कोविड वैक्सीन की खोज की गई थी। एक का नाम कोविशील्ड और एक का नाम कोवैक्सीन, जो बहुत ही चर्चित रहा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और दोनों वैक्सीन भारत के साइंटिस्टों ने, भारत के चिकित्सकों ने खोज की, और ये बहुत ही कारगर रहा। और भारत ने विश्व के अनेक देशों को दान स्वरूप ये कोरोना वैक्सीन, जो भारत में निर्मित था, उनके उपचार के लिए भेजा, जिससे विश्व में भारत की सराहना भी हुई। आज उसी वैक्सीन का नतीजा है कि हम भारत में स्वस्थ हैं और कोरोना वायरस से दूर हैं। फिर भी भविष्य के लिए हमको इसका संयमित रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसी चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे। तो प्रस्तावना में इस तरह का कुछ जिस्ट लिख देंगे आप। उसके बाद मेन बॉडी में आते हैं। तो मेन बॉडी में आपको हेडिंग बनाना है, कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 जितना आप बना सकते हैं। तो आप उसमें बॉडी बना सकते हैं कोरोना वायरस क्या है। एक हेडिंग आप बना सकते हैं कोरोना वायरस क्या है। दूसरा आप हेडिंग बना सकते हैं कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तीसरा आप हेडिंग बना सकते हैं कोरोना वायरस से
बचने के उपाय। चौथा आप हेडिंग बना सकते हैं वैक्सीन की खोज। तो इस तरह के आप मेन बॉडी में हेडिंग बना सकते हैं और उन हेडिंगों में आप लिखेंगे कि कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस एक संक्रमण बीमारी है जो छींकने से या टच करने से और बुखार जैसे इसमें लक्षण होते हैं, गले में खराश होती है, ये सब चीज़ें आप लिख के कि एक प्रकार का बुखार का बिगड़ा हुआ रूप है जिसमें फेफड़ों पर इसके वायरस अटैक करते हैं, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर में दर्द होता है, और ये कोरोना वायरस है। अब इसमें अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चाइना द्वारा प्रायोजित कोरोना वायरस था या किसी प्रयोगशाला में लैबोरेटरी में कोई प्रयोग करते समय कोई वायरस लीक हो गया जो पूरे समाज में फैल गया, या एक प्राकृतिक आपदा है। अब तक इस पर खोज बाकी है। तमाम देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त कोई वायरस है या किसी लैबोरेटरी से निकला हुआ कोई वायरस है। तो वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। ये आप कोरोना वायरस आप क्या है समझ गए, कैसे फैलता है। तो ये संक्रमण से फैलता है, लोगों के टच संपर्क में आने से फैलता है, एक दूसरे के कपड़े यूज करने से फैलता है, छींकने से फैलता है, छींकने वाली जगह पर हाथ रखने से फैलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है, कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या है कि हम अगर कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं और लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, कम से कम बाहर निकलें, लोगों के संपर्क में न आए, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, हाथ सैनिटाइजर से साफ करते रहें और हर 2 घंटे बाद साबुन से भी हाथ साफ करते रहें। तो ये बचने के उपाय में आप लिख सकते हैं। अब वैक्सीन की खोज में आप देख सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया में खोजा गया, फाइजर और तमाम ऐसे नाम हैं जो ब्रिटेन और अमेरिका में खोजे गए, रसिया में स्पुतनिक खोजा गया, ऐसे तमाम नाम हैं जो अलग अलग देशों ने खोजा। भारत इतनी जनसंख्या का देश जहां पर 150 करोड़ लोग रहते हैं, 1.5 अरब लोग रहते हैं, और वैक्सीन के लिए भारत ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, सबको वैक्सीन लग गया। अब आप बॉडी लिख दिया, अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, उपसंहार। क्या लिखेंगे, उपसंहार, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्लूजन। क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। अब जिस्ट में आप लिखेंगे कि ये कोरोना वायरस ऐसे आया, ऐसे फैला, ऐसे सरकार ने मदद की, ऐसे लोगों ने काम किया, ऐसे लॉकडाउन लगा, ऐसे वैक्सीन का उपयोग हम लोगों ने समय से लिया और इस तरह से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिए। और भविष्य में भी हम सतर्क रहेंगे कि आने वाले किसी भी और प्राकृतिक आपदाओं से हम ऐसे ही निपटेंगे, मिलजुल कर गवर्नमेंट का भी सहयोग करेंगे, गवर्नमेंट के आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे, अपने को सुरक्षित रखेंगे। तो ये कोरोना काल में ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब कोरोना से संबंधित निबंध में टॉपिक बढ़ा सकता है। अगर पूछ दिया लॉकडाउन क्या है तो लॉकडाउन आप बताएंगे कि सरकार द्वारा जारी ऐसी गाइडलाइन जिसमें समय समय पर हम मार्केट में अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं की वस्तुओं को तो खरीद सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से मार्केट में हम नहीं घूमेंगे, घर पर रहेंगे, तो लॉकडाउन का पूछ सकता है। कोरोना से क्या अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिकल क्या प्रभाव पड़ा, इस पर आप पूछ सकता है। तो इस पर आप लिखेंगे कि काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। तो ये कोरोना वायरस से अब उम्मीद है कि आपको अगर निबंध आता है तो आप लिख ले जाएंगे। दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं स्वच्छता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वच्छता। ये भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता शब्द जहाँ भी आए, स्वच्छता अभियान आए, स्वच्छता आए, तो आपको ये दिमाग में कंसेप्ट बनाना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है जो वर्ष 2014 से ही चल रही है, जब वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इस समय वो भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ है। तो ये उनका मिशन है, स्वच्छता मिशन, स्वच्छता अभियान। तो कहा गया है प्रस्तावना में, आप प्रस्तावना पहले लिखेंगे। प्रस्तावना का आप शुरुआत कैसे करेंगे, हर निबंध में आप प्रस्तावना लिखेंगे। अब लिखेंगे स्वच्छता क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ स्वच्छता होता है वहीं देवताओं का वास होता है। जहाँ स्वच्छ आदमी रहेगा वहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी। स्वच्छता व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। हर व्यक्ति को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अपनी स्वच्छता के साथ साथ अपने घर की स्वच्छता, अपने समाज की स्वच्छता, अपने देश की स्वच्छता। और उसके लिए हमको स्वच्छता के लिए क्या क्या करना है, रोड पर गंदगी नहीं फेंकना है, कूड़ा करकट को एक निश्चित स्थान पर ही डंप करना है,
अपने नाखूनों को कैसे साफ रखें, बाल को कैसे साफ रखें, मुंह दांत को कैसे साफ रखें, बॉडी को कैसे साफ। जब हम स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। और जब सब स्वस्थ होंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी और देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हम एक सभ्य नागरिक के रूप में विश्व में जाने जाएंगे। जैसे विश्व के विकसित राष्ट्र में जब हम जाते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इन देशों में जब जाते हैं, वहाँ की स्वच्छता को देखते हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत ही अभी पीछे हैं और हम देश के स्वच्छता अभियान में अपना कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो स्वच्छता, इन टॉपिकों पर आप प्रस्तावना लिख सकते हैं। मुख्य बॉडी में आप क्या लिखेंगे, 2-4 हेडिंग बना लेंगे। स्वच्छता कैसे रखें, पहले तो आप लिख सकते हैं स्वच्छता क्या है, हेडिंग बना लीजिए, इसमें 4-6 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद लिख लीजिए स्वच्छता कैसे बनाएं, हेडिंग बना लिए। अब हेडिंग बना के इसमें 4-6 लाइन लिख दिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता अभियान। ये हेडिंग डाल सकते हैं, तमाम हेडिंग आप इसमें डाल सकते हैं। स्वच्छता के लिए हमको हरे भरे पेड़ पौधे लगाने हैं, गंदगी नहीं फैलानी है, अपनी नदियों को साफ रखना है, अपने झीलों को साफ रखना है, अपने सरोवरों को साफ रखना है, अपने घर की नालियों को साफ रखना है, अपने घर के किचन को साफ रखना है। हर जगह सब स्वच्छता फैलाएंगे, निश्चित रूप से स्वच्छता की खुशबू चारों तरफ फैलेगी और हमारा भी देश विश्व के जो अग्रणी देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनकी श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। तो ये स्वच्छता पर आप इन हेडिंगों को लिख कर और मेन बॉडी जो निबंध का है उस पर हेडिंग बना के 4-6 लाइन लिखेंगे। लास्ट में आप हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार को अंग्रेजी में आप लिखते हैं कंक्लूजन। तो क्या कंक्लूजन है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, लास्ट में आपकी पूरी निबंध का क्या सार है, क्या जिस्ट है, क्या आप परीक्षक को या जो आपकी कॉपी जांच कर रहा है उसको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो उपसंहार में आप यही बताएंगे कि स्वच्छता अभियान समाज, देश के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जब हम स्वयं स्वच्छ होंगे, अपने परिवार को स्वच्छ रखेंगे, अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे, अपने देश को स्वच्छ रखेंगे। तो इस तरह से आप लास्ट में जिस्ट लिख सकते हैं। तो दूसरा हम लोगों ने टॉपिक स्वच्छता अभियान में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जो लगभग कई सालों से, 50 वर्षों से सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपीपीसीएस का हो, सिविल सर्विसेज आईएएस-पीसीएस के एग्जाम हो या और भी बड़े एग्जाम या ग्रेजुएशन का इंटर लेवल पर, यह हमेशा कंपटीशनों में इस पर निबंध आया करता था, पर्यावरण पर, कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का सुरक्षा कैसे करेंगे, प्रदूषण कैसे रोकें, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग हो गया पर्यावरण। अब पर्यावरण या तो परीक्षा में आ जाए या कभी कभी आ जाता है प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या। तो आपको प्रस्तावना इसका लिखना है। प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, प्रस्तावना में लिखेंगे तो पहले तो आप पर्यावरण को बताएंगे कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण है क्या। तो आप पर्यावरण को देखिए, इसमें लिखा है पर्यावरण, तो आप इसको अगर थोड़ा थोड़ा संधि विच्छेद करें तो पर्याधन आवरण, अगर 2 पार्टों में इसको तोड़ते हैं, पर्याधन आवरण, बाहरी आवरण। पर्यावरण का मतलब बाहरी आवरण, यानी कि जिस हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ का ये जो बाहरी आवरण है, बाहरी स्कोप है, बाहरी वैक्यूम है या बाहरी स्पेस है, एरिया है, चाहे वो जमीन का हो, आसमान का हो, पानी का हो, जल का हो, कहीं का भी जो एरिया है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और उस पर्यावरण में अगर कहीं से भी कोई कमी आती है, जैसे शरीर में किसी विटामिन की कमी आ जाती है, तो जिस विटामिन की कमी होती है एक उससे संबंधित रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से पर्यावरण में यदि उसका जो नेचर ने संतुलन बना कर रखा है उसमें हम छेड़छाड़ करते हैं या किसी तरह से उसमें अनियमितताएं करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। तो ये पर्यावरण से ही रिलेटेड टॉपिक प्रदूषण कहा जाता है।
अब प्रदूषण कितने प्रकार से हो सकता है, तो एक तो बोलकर आवाज़ से होता है जिसको बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। दूसरा होता है कि जलों में, नदी में, सरोवरों में, तालाबों में, कुओं में हम कोई गंदगी फैलाते हैं किसी माध्यम से, चाहे उसमें कूड़ा करकट डालकर या उसमें शवों को जला कर फेंकते हैं, गंदगियों को फेंकते हैं, या फैक्ट्रियों के कचरे जो निकलते हैं वो नालों के माध्यम से वो नदियों में पहुँच जाते हैं, और नदियों में पहुंचने के बाद उसको मछलियां खाती हैं, मछलियों को हम खाते हैं, तो प्रदूषण कहीं ना कहीं से घूम के फिर हमारे शरीर में वो आ जाता है। तो ये होता है जल प्रदूषण, इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। और तीसरा होता है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है, जैसे मान लीजिए प्रकृति ने फिक्स कर दिया है कि नेचर में 21% ऑक्सीजन रहेगा, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.7% में अन्य सारे गैसेज हैं जो नेचर में अवेलेबल हैं। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आती है कि 21% से कम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हो गया, 78% से कम या ज़्यादा नाइट्रोजन हो गया, और इधर कार्बन की मात्रा बढ़ गई, तो निश्चित रूप से हमारा ये एयर पॉल्यूशन आ जाएगा। और इसको हम कर कैसे, प्रदूषण बढ़ा कैसे देते हैं, जो हम वाहन चलाते हैं, 4 व्हीलर, ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसमें प्रदूषण रहित इंजन नहीं है जो प्रदूषण को रोकता है, और उससे जो धुएं निकलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाते हैं, और उससे वायु प्रदूषण फैलता है। और हम पराली जलाते हैं, हम पेड़ पौधों को जला देते हैं, और पेड़ पौधे लगाते कम हैं, हरियाली कम देते हैं और जलाते ज़्यादा हैं, तो इससे एयर पोल्यूशन आ जाता है। तो आप पर्यावरण को आप 4-6 लाइन उसके प्रस्तावना में लिखें, फिर मेन बॉडी में लिखें कि पर्यावरण समझ गए, प्रदूषण क्या है ये भी हम दिमाग में समझ गए, तो हम लिखेंगे कि भाई पर्यावरण प्रदूषण दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो इसके मेन बॉडी में हमने 3 हेडिंग डाल दिया, वायु प्रदूषण, अगला हेडिंग हमने डाल दिया ध्वनि प्रदूषण, और तीसरा हेडिंग हमने डाल दिया जल प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में हमने 8-10 लाइन लिख दिया कि वायु प्रदूषण हम फैला कैसे देते हैं जाने अनजाने में। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण हम जाने अनजाने में फैला कैसे देते हैं, जल प्रदूषण हम जाने अनजाने में फैला कैसे देते हैं, और फिर इसको हम कैसे रोकें। सरकार तो रोकने की, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि सरकार तो रोकने के लिए तमाम तरह के कानूनें बनाती हैं, ध्वनि प्रदूषण संबंधी कानून बनाती है, जल प्रदूषण संबंधी कानून बनाती है, वायु प्रदूषण संबंधी कानून बनाती है। उन कानूनों का पालन करना हम आम नागरिकों का कर्तव्य है। हम इस देश के युवा हैं, हम इस देश के भविष्य हैं। हम समाज को जागरूक करेंगे कि कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति न जल प्रदूषण फैलाए, न वायु प्रदूषण फैलाए, न ध्वनि प्रदूषण फैलाए, और जन जन में जागरूकता फैलाएंगे और इस तरह के प्रदूषण को हम रोकेंगे। अब वायु प्रदूषण जब हम फैलाते हैं तो फैलाने का कारण लिखेंगे, किस तरह से फैलाते हैं, फिर उसको फैलाने से रोकने के उपाय लिखेंगे, और तीसरा कि वायु प्रदूषण अगर फैल गया, हम नहीं रोक पाए, तो किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। श्वसन, फेफड़े संबंधी बीमारी आएगी, तमाम वायु प्रदूषण से ऐसी बीमारियां आ जाएगी। उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है, तेज लाउड स्पीकरों का प्रयोग करके, गाड़ियों में तेज हार्न का प्रयोग करके, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जो लाउड हार्न लगे हैं उसका प्रयोग करके। तो इस ध्वनि प्रदूषण को हम रोकेंगे कैसे, तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कि हम जो है अपने गाड़ियों के हार्न धीरे बजाएं, हम लाउड स्पीकरों का, हम जो डेक हैं, हम जो डीजे है, इनका प्रयोग बंद करें। जैसा कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइन जारी किया है कि हर धार्मिक स्थलों पर ये जो लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगे रहते हैं, जो मंदिरों पर, मस्जिदों पर, जो अजान और हनुमान चालीसा आदि ऐसे चीज़ों का सुबह सुबह शुरू हो जाता है तेज आवाज़ में, जिससे पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, आसपास के बड़े बुजुर्ग डिस्टर्ब होते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो डिस्टर्ब होते हैं। बारात में नाच गानों के साथ साथ जो डीजे बजते हैं, जिसका ध्वनि इतना तेज होता है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, और आम नागरिकों के लिए भी वो कहीं ना कहीं हार्ट पर अभी प्रभाव करता है, लेकिन युवा होने के नाते अभी पता नहीं चलता है। तो ध्वनि प्रदूषण का ये नुकसान हम बता सकते हैं। जल प्रदूषण में नदी सरोवरों में हम
मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, लाशों का विसर्जन करते हैं, 110 संस्कार करके उसी में प्रोवाइड कर देते हैं। फैक्ट्रियों से, कंपनियों से जो कूड़ा कचरा और वो सब निकल रहा है वो कहीं ना कहीं नदियों में जा रहा है। प्लास्टिक का यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं नदियों में जा रहा है। इन चीज़ों से जल प्रदूषण हम फैलाते हैं। कहीं ना कहीं उसको जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो पीते खाते हैं, फिर हम उनको खाते पीते हैं, कहीं ना कहीं बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। तो मोटा मोटी आप 3 टॉपिकों पर प्रदूषण के बारे में समझ पाए होंगे। उसके बाद उसी का जिस्ट लिख लीजिए। अब इस पर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है इसमें, कैसे ओजोन परत में छेद, लेयर में छेद हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेड सन से डायरेक्ट हमारे शरीर पर आती है और कैंसर जैसी तमाम बीमारियां, हमारे चर्म रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। तमाम चीज़ें आप वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत का क्षय, इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है। बस आप एग्जाम हॉल में अपने दिमाग को खुला रखिए और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को क्रमवार तरीके से लिखते चले जाइए। उसमें जो तथ्य हैं, तथ्य डालिए आप, वो ऐसा तथ्य हो जो सही हो। जैसे अभी 30 अप्रैल तक माननीय, आज जो लास्ट डेट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया था कि कहीं लाउड स्पीकरों का ऐसा यूज ना हो। अब ध्वनि प्रदूषण के लिए एक छोटी सी जो साइंस की चीज़ है वो बता देते हैं कि ध्वनि प्रदूषण या साउंड को जो मापने का यंत्र है, उसका जो मापक है, यूनिट है, उसको हम किस में नापते हैं? डेसिमल में नापते हैं। डेसिबल किस में नापते हैं? किस में नापते हैं? डेसिबल में। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, गाये बगाए रोज न्यूज में कहीं ना कहीं रहता ही है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ आतंकवादियों का मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए, 1 जवान शहीद हो गया। इस तरह की खबरें हम रोज टीवी में गाये बगाए देखते रहते हैं। तो ये क्या है आतंकवाद? आतंकवाद यह है, आतंकवाद का न कोई जाति होता है, न आतंकवाद का कोई धर्म होता है। आतंकवाद में वे लोग जो भटके हुए लोग हैं और जिनका माइंड वॉश करके, लालच देके उनको इस मुहिम में खड़ा कर दिया जाता है और उनको एक आधार दे दिया जाता है कि देखो आप देश के लिए लड़ रहे हो, आप अपने समाज के लिए लड़ रहे हो। तमाम तरह से आतंकवादी व्यक्ति जो बनता है, व्यक्ति जन्म से आतंकवादी नहीं होता है, उसको कोई ना कोई गिरोह, कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई मोटिवेटर उनको आतंकवादी बनाता है और उनको इस बात के लिए प्रेरित करता रहता है कि तुम इस काम को करो। तो हिंसा को, विदेशी धरती पर हिंसा को फैलाने का जो काम करते हैं वो आतंकवादी कहलाते हैं। उनकी मांगे भी जायज़ नहीं है और उनका कृत्य भी जायज़ नहीं है। और वो आतंकवाद क्या करते हैं? आजकल जो नया ट्रेंड बना है, प्रोपगंडा बाय द डीड, अपने कार्यों द्वारा प्रचार कराना, किसी जगह पर बम विस्फोट करा देना, आत्मघाती हमले करा देना और फिर उसकी जिम्मेदारी टीवी चैनलों के माध्यम से ले लेना कि हिजबुल मुजाहिदीन ने इस घटने की जिम्मेदारी ली है। तो क्या हुआ? अब टीवी पर लोग देख रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम फेमस हो रहा है। तो प्रोपगंडा बाय द डीड, कार्य करके और उसको फिर प्रचार कराना अपने नाम से। तो इस तरह के आतंकवाद फैल रहे हैं। आतंकवाद के बहुत सारे रूप हैं, इस पर विस्तृत चर्चा कभी होगी। इस पर आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं कि भारत 1990 से ही आतंकवाद से पीड़ित है और जम्मू कश्मीर में 1990 से आतंकवाद चरम सीमा पर है। भारत की सेना के तमाम जवान इसमें शहीद हुए, तमाम आतंकवादियों को भी मारा गया, लेकिन अभी तक इसका सही समाधान नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से हमारा पड़ोसी देश, नाम आप इसमें नहीं लिखेंगे, जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारा दुश्मन देश है, वो निश्चित रूप से इस आतंकवाद को प्रायोजित कराता है और आतंकवाद को प्रायोजित करके हमारे देश की एकता और अखंडता को विखंडित कराने का प्रयास करता रहता है। तो आप आतंकवाद पर इन सारी चीज़ें को लिख सकते हैं, फिर लास्ट में आप उसका उपसंहार लिखेंगे। और फिर आते हैं अगले टॉपिक पर, बेरोजगारी। महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में बेरोजगारी क्या है। तो आप प्रस्तावना लिखेंगे पहले। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे कि बेरोजगारी क्या है? जो कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, योग्यता रखता है, उसके बावजूद भी उसको कहीं कार्य नहीं मिल रहा है जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके, अपने परिवार का पेट पाल सके, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं। कौन से व्यक्ति बेरोजगार कहलाते हैं? जो कुशल प्रशिक्षित भी हों, पढ़े लिखे भी हों और उस चीज़ की योग्यता भी रखते हों, उसके बाद भी उनको कोई कार्य नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति बेरोजगारी के कारण में आते हैं और बेरोजगार कहलाते हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है। भारत
30-40 करोड़ लगभग 1.5 अरब जनसंख्या वाला देश है। भारत में बहुत बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम प्रकार के कौशल नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं और धरातल पर उसको उतारने के प्रयास कर रही है, ताकि छोटे छोटे कौशल स्किल सीखकर लोग स्वरोजगार भी शुरू कर सकें, अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है, लेकिन उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है, टेक्निकल शिक्षाएं दी जा रही हैं कि वो प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट कंपनियों में या स्वयं का आप छोटा मोटा रोजगार सृजित कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। तो बेरोजगारी के क्या कारण हैं, तो उसमें आप जो है मेन बॉडी में 3-4 हेडिंग लिख सकते हैं कि बेरोजगारी का कारण जनसंख्या का ज़्यादा होना, बेरोजगारी के कारण टेक्निकल शिक्षा का अभाव। भारत में आज भी वही मैकाले की पद्धति की शिक्षा चल रही है, जो बाबू बनाने का काम करती है, क्लर्क बनाने का काम करती है। टेक्निकल शिक्षा का अभाव है भारत में। इस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और अधिक से अधिक हर जिलों में, हर तहसीलों में टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था करानी पड़ेगी कि लोग स्वयं अपने स्किल्स को डेवलप कर लें और बेरोजगारी को दूर करें। तो बेरोजगारी पर बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। बस अपना दिमाग एग्जाम हॉल में आप खुला रखिए कि हमको करना क्या है, लिखना क्या है, और उसको एक सीक्वेंस में, एक क्रम से लिखते 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 चले जाएं। जब आप लिखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो नई लाइनें, नई सोच, नए तथ्य आपके दिमाग में आते रहेंगे और आप उसको कंटिन्यूअस लिखते चले जाएंगे। आप एक ही बार नहीं सोच लेंगे कि हम पूरा सोच के तभी एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लिखते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें याद आती जाएंगी, क्रम से उनको लिखते चले जाइए। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दुर्घटना से देर भली। इसमें कभी कभी पूछ देता है यातायात, यातायात व्यवस्था, यातायात, ट्रैफिक, जिसको आप पढ़ते होंगे ट्रैफिक के रूप में, यातायात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैफिक। तो दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली का मतलब है कि जिनको जल्दी था वो चले गए। आप स्लोगन पढ़ते होंगे ट्रकों पर, पिकअप पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर पीछे लिखा रहता है जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो उसका मतलब यही है कि जो बहुत तेजी में हैं, जिनको बहुत कम समय में पहुंचना है और उनके अंदर भागम भाग ट्रैफिक रूल्स का, नियमों का पालन न करते हुए, ओवरटेक करते हुए स्पीड में बहुत तेज से भाग रहे हैं, तो क्या होता है, उनका एक्सीडेंट होता है और उनकी मृत्यु होती है। इसीलिए ट्रैफिकों पर लिखा रहता है या गाड़ियों के पीछे लोग स्लोगन में लिखवाए रहते हैं, जिनको जल्दी थी वो चले गए। यानी कि जल्दी कुछ नहीं है, आप समय से पहले से घर से निकलें, जिस स्थान पर पहुंचना है वहां समय से पहुंचें। स्पीड लिमिट जहां बनी हुई है कि 40 किलोमीटर पर सेकंड के पर मीटर, 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ही आप अपनी वाहन चलाएं, वहां 40 किलोमीटर चलाएं। बोर्ड लगा रहता है यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वाहन चलाएं, वहाँ 20 किलोमीटर के हिसाब से चलाएं। यहाँ मोड़ है, यहाँ खतरनाक स्थान है, यह दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। तमाम जब आप रोडों पर चलेंगे तमाम तरह के बोर्ड लिखे मिलते हैं कि ये दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, निश्चित रूप से गाड़ी वहाँ स्लो कर दीजिए। यहाँ अंधा मोड़ है, ये तमाम लिखा रहता है, तो आपको संकेत दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अवहेलना करके अपने ही स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट होता है और वो दुनिया से चल देते हैं। दुर्घटना से देर भली, तमाम और भी स्लोगन है, गाड़ियों पर लिखा रहता है। घर पर बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह के आप स्लोगन का भी अपने निबंध में प्रयोग कर सकते हैं कि घर पर बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको जल्दी थी वो चले गए, हाँ, कम स्पीड में गाड़ी चलाएं, यहाँ पर अंधा मोड़ है, यहाँ दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। इन शब्दों का आप उपयोग अपने निबंध में कर सकते हैं और इसको यातायात वाले को, ट्रैफिक वाले को बढ़िया निबंध आप बना सकते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं, नैतिकता का पतन। नैतिकता का पतन मानवता का पतन कहलाता है। नैतिकता का पतन मानवता का पतन कहलाता है। अब देखिए, ये शब्द आपके लिए, आपके स्तर पर थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि ये मोरालिटी क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। नैतिकता का पतन मानवता का पतन कहलाता है। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो पहले आप, नैतिकता का पतन मानवता का पतन है, तो पहले समझिए कि मानवता है क्या। तो मानवता
के लिए जो गुण निर्धारित हैं, जो क्वालिटीज निर्धारित है, वही नैतिकता है। तो मानवता कैसी होगी, ह्यूमैनिटी कैसी आएगी? तो ह्यूमैनिटी तभी आएगी जैसे आपके अंदर लोग बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, यह व्यक्ति के अंदर बहुत ही मानवता है। तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही मानवता है, तो क्या मानवता है उसके अंदर? मानवता का मतलब वो जीवों पर दया करता है, वो दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, वो दूसरों को दुख सुख में सहभागिता करता है, वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करता है। तो ये हो गया मानवता, ये हो गया मानवता का गुण। ये गुण जब आ जाता है तो वही आता है मोरलिटी, नैतिकता। तो आप इसको निबंध को बहुत बढ़िया लिख सकते हैं 2 पेज में इसको, कि पहले मानवता को डिफाइन करिए, मानवता क्या है, तो मानवता के बाद भी मानवता के गुण लिखिए। यही सारे गुण जो है नैतिकता बताते हैं। तो अगर हम नैतिकता का पतन, मानवता का पतन है, हम मानवता का पतन कर देते हैं, जीवों पर दया करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जैसा हम अपने साथ चाहते हैं व्यवहार, जैसा हम सोचते हैं कि हमको लोग इस तरह से संबोधित करें, आप कह के संबोधित करें, हमारा सम्मान दें, हम जाएं तो कहीं लोग बैठाएं, एक गिलास पानी के लिए पूछें, कुशल क्षेम पूछें, वैसा ही जब हम दूसरे से व्यवहार करेंगे तो क्या हो जाएगी? मानवता हो जाएगी। कहीं हम गरीब को देखे वहाँ मदद कर दिए, किसी बीमार को देखे वहाँ इलाज करा दिए। तो इस तरह का किसी का घर जल रहा है, फायर ब्रिगेड को बुला दिए, अपने पानी छिड़क कर उसका आग बुझा दिए, किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ अस्पताल पहुंचा दिए। ये सब क्या है? नैतिकता है, मानवता है। तो नैतिकता और मानवता एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस पर आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है समय मूल्यवान है। इस पर अगर निबंध आता है कि समय मूल्यवान है, तब आप इस पर कैसे लिखेंगे? समय मूल्यवान है। तो ये तो सभी जानते हैं कि समय मूल्यवान है, क्योंकि अगर इस समय 9:32 हो रहा है और आज 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल का 9:32 हम अपने जीवन काल में कभी दोबारा नहीं पाएंगे। यानी कि ये समय जो 9:32 अभी गुजर जा रहा है हमारे सामने से, ये हमारे लाइफ में दोबारा 30 अप्रैल का 9:32 दोबारा नहीं आने वाला है। यानी कि समय का सदुपयोग हमको कैसे करना है, समय को कैसे पकड़ के रखना है, समय का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है, समय को हमको काटना नहीं है। तो ये सब चीज़ बातों को आप लिखकर समय मूल्यवान होता है। अब इसके लिए आप 2-4 अपने निबंध में एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, अगर समय से उसको अस्पताल हम नहीं पहुंचाते हैं, सोचते हैं कि चलो इस समय रात में आया, सुबह पहुंचाएंगे, तो सुबह तक उसकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ समय कितना महत्वपूर्ण हो गया कि अगर हॉस्पिटल वो आधे घंटे के अंदर पहुँच जाता तो वो व्यक्ति बच जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो तड़प रहा है सड़क पर, आप कह रहे हैं कि चलो हम सुबह पहुँचा देंगे, लेकिन उसके लिए सुबह बहुत दूर हो जाएगी। उसके लिए उसी समय महत्वपूर्ण है कि तत्काल वो अस्पताल पहुँचे। आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपको 10 बजे एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है, आप एग्ज़ाम हॉल में 10:10 पहुंचते हैं, आपको परीक्षक, कक्ष निरीक्षक आपको परीक्षा से बाहर कर देता है, वो केवल 10 मिनट के लिए। तो समय कितना महत्वपूर्ण है वहाँ हमको पता। ये सब बातें आप इसी तरह से निबंध में लिख सकते हैं कि हम जब किसी भर्ती में जाते हैं, मिलिट्री की दौड़ में जाते हैं, वहाँ 5 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ करनी है, हम 5 मिनट 41 सेकंड में आते हैं, तो हम उस भर्ती से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं केवल 1 सेकंड के लिए। तो समय कितना महत्वपूर्ण है ये हम इस एग्जाम्पल से बता सकते हैं। ऐसी भाषा में आप निबंध भी लिखेंगे कि हम जब यहाँ जाते हैं, वहाँ 5 मिनट के कारण लेट होने के कारण हमको उस ऑफिस में, इस इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया गया, जिससे हमारा पूरा भविष्य चौपट हो गया। तो समय का महत्व यह है। तो इस तरह से आप समय के महत्व पर अपनी बातें, समय मूल्यवान होता है, तमाम एग्जाम्पल देकर 10, 20, 50 एग्जाम्पल देके आप समय मूल्यवान होता है, इस पर अपना निबंध लिख सकते हैं। फिर आप उसी में कोटेशन डाल दीजिए, पंक्चुअलिटी मीन्स 5 मिनट्स बिफोर टाइम। आप उसमें अंग्रेजी का भी एक लाइन का कोटेशन डाल सकते हैं, पंक्चुअलिटी means 5 minutes before time। पंक्चुअलिटी क्या है कि समय से हम 5 मिनट पूर्व ही उस जगह पर पहुंच जाए, ये हमारी पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं कि समय से हम 5 घंटा पहले पहुंच जाए, 10 बजे से एग्जाम में हम 5 बजे बैठ के एग्जाम हॉल पर पहुंच जाए, तो हम समय का क्या कर दिए, वहाँ दुरुपयोग कर दिए। पंक्चुअलिटी का मीन्स ये भी है
कि आपको समय बचाना भी है। तो इसीलिए पंक्चुअलिटी को डिफाइन किया गया है कि पंक्चुअलिटी मीन्स 5 मिनट्स बिफोर टाइम। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें आप लेकर समय मूल्यवान होता है कि इस कारण से ये हो गया, इस कारण से ये हो गया, इन बातों का उदाहरण देते हुए आप समय मूल्यवान है इस पर अपनी बात रख सकते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है पर्यटन का महत्व। अगला टॉपिक है पर्यटन का महत्व। अब पर्यटन क्या होता है? जैसा हम जानते हैं कि पर्यटन का मतलब होता है पर्यटक स्थलों पर घूमना या ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवलिंग करना। जैसे पर्यटन का महत्व हम इस बात से समझा देते हैं कि जब हम पर्यटन करते हैं तो विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों को, हिस्टोरिकल प्लेसेस को, झीलों को, तालाबों को, नदियों को, पहाड़ों को हम जाकर देखते हैं। तो हमको अपने देश, अपने विश्व, अपने प्रकृति, अपने नेचर वर्ल्ड को समझने में मदद मिलती है। अब जैसे जब हम घूमेंगे, जाएंगे, देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को तो हमको दिखाई देगा कि ये तो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। जब हम गंगा का यात्रा करेंगे, गंगा नदी कहाँ से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, जब उस गंगा के पर्यटन करेंगे गंगा नदी का तो हमको लगा कि ये तो भारत की सबसे ज़्यादा लंबी बहने वाली नदी है। जब हम जाएंगे दक्षिणी भारत में, वहाँ कावेरी नदी देखेंगे तो लोग वहाँ कहते हैं कि ये दक्षिण भारत की गंगा है। तो जैसे उत्तर भारत की गंगा नदी है उस तरह से कावेरी नदी को वहाँ दक्षिण भारत का नदी कहा जाता है। जब हम नदियों का भ्रमण कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ, अर्धकुंभ। तो आप इलाहाबाद का नाम सुनते हैं, नासिक का नाम सुनते हैं, गोदावरी का नाम सुनते हैं, जो क्षिप्रा नदी और गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर, इन जगहों पर महाकुंभ। तो ये पर्यटन से, घूमने से इसका ज्ञान होता है। हम मुंबई में जाते हैं तो अजंता और एलोरा की गुफाएं देखते हैं। हम जब तमिलनाडु में जाते हैं तो रामेश्वरम और मदुरई, महाबलीपुरम और कांचीपुरम देखते हैं। जब हम दिल्ली में जाते हैं तो कुतुब मीनार, लाल किला देखते हैं। आगरा में जाते हैं तो वहाँ का लाल किला, वहाँ का ताजमहल देखते हैं। फतेहपुर सीकरी देखते हैं। हम लखनऊ जाते हैं, वहाँ का इमामबाड़ा और भूल भुलैया देखते हैं। इस तरह से जब हम जम्मू कश्मीर जाते हैं वहाँ पर झीलों को हम देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं। तो इस तरह से जब हम घूमेंगे तो हमको बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस की जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों से, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से, विभिन्न देशों के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। हम अपने ज्ञान को और डेवलप कर पाएंगे, अपनी सोच को और बढ़ा पाएंगे, दुनिया क्या है उसको समझ पाएंगे। तो ये है पर्यटन का महत्व कि पर्यटन करने से भी ज्ञान में वृद्धि होती है। पर्यटन भी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन के लिए, इससे भी हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप इस निबंध में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान। जनसंख्या वृद्धि समस्या एवं समाधान। तो भारत में विश्व की चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या अगर निवास करती है तो भारत में निवास करती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जबकि भारत क्षेत्रफल का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल में हमारे पास जो लैंड है, ज़मीन है, वो तो विश्व स्तर पर देखा जाता है तो हम 7वें नंबर पर हैं, लेकिन जनसंख्या की जब बात देखते हैं तो हम दूसरे नंबर पर हैं। तो जनसंख्या जब बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो बेरोजगारी वाला हमने अभी टॉपिक पर अध्ययन किया था, तो बेरोजगारी और जनसंख्या एक दूसरे के पूरक है। बेरोजगारी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान तो उपाय में आप बता सकते हैं। जन जागरूकता फैलाई जाए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लोगों को बताए जाए और ऐसे कानून बनाया जाए कि हर लोग के 2 ही बच्चे हों। तो इस तरह से कई तरह कानून बनाकर भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करके भी किया जा सकता है और इससे हम देश के इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर लेंगे। तो आप इस पर अपना बात रख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। विज्ञान का मतलब साइंस। विज्ञान वरदान है या अभिशाप।
इसका मतलब समझिए आप कि विज्ञान, ये लगभग 20-25 सालों से ये निबंध विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो हमको निबंध में दोनों चीज़ लिखना है कि विज्ञान वरदान है। तो पहला हेडिंग हमको क्या बना देना है, विज्ञान वरदान है, और उसमें फिर हमको एक पेज लिखना है कि विज्ञान वरदान इसलिए है कि आज विज्ञान की बदौलत ही हम ऑनलाइन शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। आज विज्ञान ही है जो कोरोना वायरस के कोविड-19 जैसी बीमारी के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, भारत जैसे देश ने भी इसकी खोज कर ली, आज हम भी इस बीमारी से मुक्त हो गए। विज्ञान ही वो है जिससे कैंसर, टीबी और तमाम रोग ऐसे हैं जिनका हम समय पर निदान कर लेते हैं। विज्ञान ही वो चीज़ है जिससे हम भारत के किसी भी कोने में 2 से 3 घंटा में एरोप्लेन से पहुंच जाते हैं। विज्ञान ही वो चीज़ है जिससे बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से यात्रा कर लेते हैं। विज्ञान ही वो चीज़ है जो सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण की है, जिससे हमारा जीवन आसान हो गया है। विज्ञान नहीं रहता तो हम आजकल घर बैठे टीवी चैनलों पर अपने टीवी पर देश दुनिया की खबरें देखते रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं। विज्ञान ही है जो हमको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं भारत में भी। तो विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार हैं। विज्ञान एक वरदान है, इस बारे में आप कई पन्ना, 10-20 पन्ना लिख सकते हैं। जो भी विज्ञान के चमत्कार हैं, विज्ञान के कारण जो भी हमारे जीवन में एसी है, कूलर है, पंखा है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये जितनी चीज़ें हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जो भी खोज हुए हैं, सब विज्ञान के कारण ही हुए हैं। अब उस चीज़ों को बताकर आप बताएंगे कि हमारे लाइफ को आसान करने वाला चीज़ विज्ञान है, इसलिए विज्ञान वरदान है। अब जब दूसरा उसका टॉपिक है, पूछ रहा है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अभिशाप का मतलब श्राप, माने गलत। तो आप उसमें 4 लिखेंगे कि विज्ञान अभिशाप भी है। विज्ञान की वजह से आज हम घरों में देखते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, जिससे आपसी कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। लोग अपने ही दायरे में सीमित होकर रह जा रहे हैं। उसी चक्कर में लोग बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, घर के वृद्ध लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, सब अपने ही दुनिया में मस्त हैं। विज्ञान अभिशाप है, इसलिए अभिशाप है विज्ञान के कारण हम जो है अपने देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं। विज्ञान अभिशाप है, इसलिए विज्ञान अभिशाप है क्योंकि विज्ञान के कारण ही जो है आज जो है प्रकृति का क्षरण हुआ है, प्रदूषण फैल रहा है, पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, बम बन रहे हैं, परमाणु बम बन गया है जो किसी दिन पूरा मानवता के लिए कष्टदायक होगा और मानवता को ही नष्ट कर देगा। लड़ाई युद्धों में देश एक दूसरे पर परमाणु बम फेंक देंगे, एटम बम फेंक देंगे, हाइड्रोजन बम फेंक देंगे और समूल ही मानव का नष्ट हो जाएगा। तो विज्ञान इसलिए भी अभिशाप है। तो विज्ञान की जो बुराइयां हैं उसको आप विज्ञान अभिशाप है इसमें लिख सकते हैं। जो विज्ञान की अच्छाइयाँ हैं, जो साइंस ने हमारे लाइफ के लिए ईजी बनाया है, उसको विज्ञान वरदान में आप लिख सकते हैं। लास्ट में आप जिस्ट लिखेंगे, जब उपसंहार लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि विज्ञान को अगर हम देखें, सही मायने में सही उपयोग करें तो विज्ञान निश्चित रूप से हमारे लिए वरदान है। अभिशाप कम है, वरदान ज़्यादा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समय रहते अपने प्रकृति का भी सतत विकास करें, पर्यावरण प्रदूषण को कायम रखें, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, ऐसे बमों बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाए और विज्ञान का हम सही दिशा में उपयोग करें, जिससे हमारी मानवता की भी रक्षा हो, हमारा डेवलपमेंट भी हो। इस तरह से विज्ञान वरदान या अभिशाप में हम लिख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है नारी शक्ति। लास्ट टॉपिक है नारी शक्ति या नारी स्वावलंबन या नारी उत्थान, कुछ भी हेडिंग दे सकता है। नारी शक्ति, नारी स्वावलंबन या नारी उत्थान, मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण, कुछ भी टॉपिक आ सकता है। जब महिला संबंधी टॉपिक आए तो उसमें बढ़िया कोई ऊपर 2 लाइन हेडिंग डालिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है।
वह हेडिंग्स लिख दीजिए। उसके बाद अगर किसी कविता में किसी राइटर का, जैसे कामायनी में जयशंकर प्रसाद मिश्र ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। या और भी कोटेशन नारी संबंधी आपको कोई याद है, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस लैंग्वेज में याद है, आप प्रस्तावना से ऊपर ही 2 लाइन उसको लिख दीजिए। एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि इस बच्चे को इस टॉपिक में बहुत अच्छी जानकारी है। तो कोटेशन, पंक्तियाँ, लाइनें आप प्रस्तावना में लिख दीजिए, बॉडी में लिख दीजिए, उपसंहार के नीचे लिख दीजिए। कहीं भी आप 3-4 कोटेशन, लाइनें, पंक्तियाँ उससे रिलेवेंट हो, उससे संबंधित हो, आप लिखकर बहुत ही अच्छा, आकर्षक अपने निबंध को बना सकते हैं। तो नारी उत्थान को हम पढ़ेंगे कि भारत में प्राचीन काल में भारत की नारियां बहुत ही पढ़ी लिखी होती थी। वेदों को, ऋचाओं को उन्होंने लिखा, और उसमें 2-4 का आप नाम दे सकते हैं अगर नारियों का नाम याद आ रहा है। कि प्राचीन भारत के नारियों में मैत्री और गार्गी ऐसी नारियां थीं जो वेदों की ज्ञाता थी। और उसके बाद आप सीता, मंदोदरी और जो जिनका अच्छा चरित्र आया भारतीय संस्कृति में, उन नारियों का नाम ले सकते हैं। मध्यकालीन आते आते भारत में नारियों के उत्थान में कमी आ गई। कारण यह था कि भारत में मुगलों का आक्रमण था, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन हो गया, अंग्रेजों का। इस समय मध्यकालीन भारत में नारियों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, नारियां घर के पर्दे में रहने लगी और शिक्षा से वंचित होती चली गई, उनके अधिकार सीमित हो गए। लेकिन आज हम वर्तमान युग में देखते हैं तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नारियां बढ़ चढ़कर हर कार्यों में बराबर सहभागिता निभा रही हैं। नारियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, नारियां सेना में जा रही हैं, सेना में जाकर बड़े अधिकारी बन रही हैं, युद्धों में भाग ले रही हैं, पुलिस अधिकारी बन रही हैं, चिकित्सक बन रही है, प्लेन उड़ा रही है। कोई ऐसा काम नहीं है जो आज की भारत की नारी नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से ये विकास का क्रम है और हमको, आपको, समाज को नारियों के उत्थान के लिए उनके बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह से नारी पर आप अपनी विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये हमने छोटा सा एक आपको समरी टाइप का बताया कि निबंध लिखते कैसे। निबंध एक आपका फ्लो है, आपका प्रवाह है, लिखने की गति है, आपके विचार हैं जिनको आप क्रमबद्ध तरीके से लिखते चले जाइए। निश्चित रूप से आपका निबंध अच्छा होगा। सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। इन टॉपिकों पर जरूर एक बार लिख लें 4-6 लाइन, और इससे आपको निबंध के साथ साथ औपचारिक लेखन, संपादक को पत्र, किसी समस्या का, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी। एग्जाम हॉल में बहुत सुंदर पेपर करके आप आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।